Good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. लास्ट क्लास में हम लोगों ने सर्वर का इंट्रो देखा था, है ना? अब उसी को आगे कंटिन्यू करना है। देखिए, अब ये जो आपका सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इस सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को आप दो तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। एक होता है कोर इंस्टॉलेशन, जो सिर्फ आपको CLI देगा, यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। एंड एक होता है GUI, ग्राफिकल। तो आपको मेंशन रहता है जब आप सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो आपसे पूछता है कि आप कोर इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं या ग्राफिकल GUI, यानी विद डेस्कटॉप, ठीक है। अब है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को, चाहे हम कोर में करें या ग्राफिकल, इन दोनों में मशीन की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, वो पूरा करना होता है। ये तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एप्लीकेबल है। लेकिन कोर इंस्टॉलेशन चूंकि सिर्फ कमांड बेस्ड होता है, तो उसमें आपको हार्डवेयर की खास रिक्वायरमेंट नहीं आती। देखिए, आज के डेट में आप कहीं भी जाएंगे तो सर्वर आपको ग्राफिकल ही मिलेगा, ग्राफिकल पे ही काम होता है। भले ही हम ग्राफिकल में जाकर के अगर कमांड पे एक्सपर्टीज है तो कमांड के हेल्प से भी काम कर ले विद द हेल्प ऑफ पावर सेल, बिकॉज जो पावर सेल हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है वही पावर सेल हमारे सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में भी, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कहने का मतलब जो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, वही सर्वर में भी होता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है। यहाँ सर्वर जो है वो आपका 512 MB रैम में भी इंस्टॉल हो सकता है, 2 GB महज हार्ड डिस्क के केस में। लेकिन ये चीज आपको कोर के लिए एप्लीकेबल होगा, है ना। 512 MB रैम में आपका सर्वर नहीं इंस्टॉलेशन लेता है। और अगर इंस्टॉल कर भी लिया, वैसे अगर आप रिक्वायरमेंट देखेंगे तो ऐसा ही दिखेगा आपको, लेकिन अगर कर भी लिए ना तो आगे जाके सर्विसेज रन कराने में प्रॉब्लम होती है। तो बेस्ट है कि आप मिनिमम 2 GB ले लें रैम को, एंड आपका हार्ड डिस्क पे स्पेस जो है वो 32 GB ले लें। और NTFS फाइल सिस्टम होना चाहिए। फाइल सिस्टम समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। है ना? यस सर, विंडोज में NTFS फाइल सिस्टम होता है और लिनक्स पे ext4 होता है। हाँ, तो विंडोज में NTFS, लिनक्स में ext4, इसके अलावा भी फाइल सिस्टम है। विंडोज में भी आपको देखने को मिलता है कि आप FAT32 NTFS देखते हैं, एंड लिनक्स के केस में आप ext2, ext3, ext4 ये फाइल सिस्टम देखते हैं। इसके अलावा नए फाइल सिस्टम आ गए विंडोज में भी और लिनक्स में भी। लिनक्स विंडोज के केस में आ गया REFS, रिसाइलिएंट फाइल सिस्टम, एंड लिनक्स के केस में आ गया XFS, एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम, ठीक है।
तो अब ये नए फाइल सिस्टम है जिसपे हम वर्क करते हैं। खैर, यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप GUI इंस्टॉल करना चाहते हैं तो 2 GB कम से कम रैम लें एंड 32 GB आपका किसी भी NTFS ड्राइव में स्पेस होना चाहिए। ठीक है, स्पेस फ्री होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आप 32 GB ले लें ड्राइव का स्पेस। अब आप सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम जब इंस्टॉल करते हैं तो आपको 2 एडिशन शो करता है। वो 2 एडिशन होते हैं स्टैंडर्ड और डेटा सेंटर। ठीक है, इन दोनों एडिशंस में जो स्पेशली डेटा सेंटर एडिशन है वो सारे सर्विसेज को सपोर्ट करता है। सारे स्टैंडर्ड एडिशन में कुछ सर्विसेज कम हो जाते हैं, इसलिए हम लोग जब भी इंस्टॉल करते हैं तो डेटा सेंटर एडिशन इंस्टॉल करते हैं। अब बात आती है कि आखिर कोई तो फर्क होगा इस स्टैंडर्ड एडिशन और डेटा सेंटर एडिशन में। कैसे हम डिसाइड करें कि कौन सा हमारे लिए बेटर? फिलहाल तो हम लोग सारे नए यूजर हैं, आपके अकॉर्डिंग मैं अपने आप को भी सोच के चल रहा हूँ। हम लोग सारे नए यूजर हैं तो हमारे लिए तो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम ही खास होगा, उसी में बहुत सारी चीजें मिलेंगी। फिर भी अगर उसके 2 एडिशन हैं तो इन दोनों में कोई ना कोई तो फर्क होगा। तो देखिए फर्क की एक लिस्ट है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें समझनी होगी। तो आपको लगेगा सर्वर इतना खास क्यों होता है, अलग क्यों हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करके सर्वर मशीन बनाते हैं। यहाँ पे कुछ पता चलेगा, बाकी रूल से पता चलेगा जो नीचे आएगा। ठीक है, तो अभी आप हार्डवेयर रिक्वायरमेंट समझ गए, सर्वर के 2 एडिशंस के नाम समझ गए, अब उनके डिफरेंस को समझेंगे। देखिए सबसे पहली बात होती है यूजर्स की। यूजर कितने वो सपोर्ट कर सकता है ना। अब यूजर की जब बात आती है तो यहां पे आपका आ जाता है कि आपका लाइसेंस कैसा है। CL कैल बोलते हैं, बेस्ड ऑन लाइसेंस। तो आपने लाइसेंस कितने यूजर का लिया है? अगर मैं बात करूं, एक बार मैंने परचेज करने के लिए बात किया था इसी विंडोज सर्वर 2016 को, तो उसने बोला था सर आप डिफॉल्ट यूजर के साथ लेना चाहते हो तो 2 यूजर दे दूंगा एंड आपको 54,000 रुपीज चार्ज लगेगा OS का। मैंने बोला नहीं, मुझे ज्यादा यूजर चाहिए, एटलीस्ट आप 8 यूजर्स दे दो। तो उसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल हो गई थी। हाँ, भी ठीक से ख्याल नहीं आ रहा है, बट इट इज अराउंड 80,000। अब बात आती है किस तरह का यूजर लाइसेंस होता है। ये यूजर लाइसेंस होता है कि आपके मशीन को रिमोटली कितने जगह से लॉगिन किया जा सकता है। मल्टीपल यूजर जो प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करेगा तो कितने जगहों से आप लॉगिन कर सकते हैं, ये इसके कैल पे डिपेंड करता है, इन दोनों में, स्टैंडर्ड में भी एंड डेटा सेंटर में। और रिमोट लॉगिन आप लोग ऑलमोस्ट समझते हैं, हम लोग बहुत सारे सेशंस जनरेट करते हैं, रिमोट डेस्कटॉप का सेशन जनरेट करते हैं, टेलनेट करते हैं। ठीक है, या फिर आपकी कंपनी का कोई एप्लीकेशन रन कर रहा है तो उसके थ्रू भी रिमोटली हम सर्वर को एक्सेस करते हैं। वेब ब्राउजर के थ्रू भी हम सर्वर को रिमोटली एक्सेस करते हैं, मशीन को एक्सेस करते हैं। गेटिंग? अब आता है दूसरा पॉइंट है SMB। SMB ख्याल है आप लोगों को? कुछ मेरा बताया हुआ प्रोटोकॉल है ये। फाइल शेयरिंग के लिए यूज होता है विंडोज में। यस, गुड। फाइल शेयरिंग के लिए यूज करते हैं विंडोज में। ठीक है, और इस SMB के थ्रू शेयर डेटा हम लिनक्स पे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि ठीक है, आपने अगर SMB का यूज करना है सर्वर पे तो सर्वर कितने कनेक्शंस दे सकता है, यानी कितने लोग एट अ टाइम उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो देख लीजिए 16777216
और ये सर्वर के केस में, स्टैंडर्ड के केस में भी और डेटा सेंटर के केस में। एंड अब एक नेक्स्ट, और लोगों का को समझ में आ रहा है? विशाल का रिस्पांस बढ़िया, बाकी नीतीश? यस सर। यस सर। हाँ, बढ़िया बढ़िया। अच्छा, आप लोगों में से कुछ लोगों का विप्रो में सिलेक्शन हुआ है? एज आई हैव सीन इन अ पोस्ट 4-5 बच्चे थे, जिसमें पंकिल आप भी हैं। जी सर। अच्छा, चलिए, गुड गुड। अब देखिए, एक नेक्स्ट पॉइंट आता है RRAS, राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विस। एक्सेस का स्पेलिंग राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विस। अब राउटिंग तो आप लोग समझ चुके हैं कि भाई राउटिंग किसके हेल्प से होता है, तो राउटर के हेल्प से होता है। लेकिन राउटिंग कराने की कैपेसिटी आपके सर्वर में भी होती है। अब सर्वर में राउटिंग कराना यानी कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को कनेक्ट करना, ये तो बखूबी सबका क्लियर है बढ़िया से। तो राउटर भी ऐसे फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसमें आप रिप, OSPF जैसे जो ओपन स्टैंडर्ड का प्रोटोकॉल का यूज करके डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट करा सकते हैं, है ना। इसी में आपको फैसिलिटी मिलती है नेटिंग की, इसी में फैसिलिटी मिलती है आपको VPN की। ठीक है, तो नेट क्लियर है आप लोगों का? रिसेंटली पढ़ा है आप लोगों ने? राउटिंग तो क्लियर है, नेटिंग भी? यस सर। क्या राउटिंग तो ठीक है, नेटिंग क्या होता है? कोई जन विशाल के अलावा कोई? नेटवर्क एड्रेस लोकल ट्रांसलेशन। एड्रेस को सर ग्लोबल एड्रेस में कन्वर्ट करना है, मतलब ट्रांसलेशन। राइट, यानी कि लोकल एड्रेस को ग्लोबल एड्रेस में ट्रांसलेट करना, जिससे कि हम एक ही IP एड्रेस का डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क में बार बार यूटिलाइजेशन कर सकें। ठीक है, इसी तरीके से होता है एक सर्विस VPN। VPN समझते हैं? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, राइट। कुछ ये तो फुल फॉर्म बता रहे हैं, ये तो ठीक है, बढ़िया, ये होता है। लेकिन VPN होता क्या है? सर सर्वर उसका चेंज करने में सर, जैसे कि यहाँ का सर्वर कहीं और कनेक्ट कर दे तो उसमें यूज आता है VPN। हाँ, यहाँ का सर्वर, अच्छा ठीक है। सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते समय सर, जो हम लोग का फिजिकल लोकेशन की जगह कोई वर्चुअल लोकेशन का यूज करता है और वहां से रिक्वेस्ट भेजता है, तो हम लोग का डेटा जो है तो उस लोकेशन के अनुसार मिल जाता है। अच्छा, ऐसा है, एक एग्जांपल दे रहा हूं VPN को समझाने के लिए। मान लीजिए हम सारे लोग सिमेज ऑफिस के एम्प्लॉई हैं, ठीक है। तो हम सिमेज में रोज ऑफिस जाते थे, काम करते थे, तो वहां के नेटवर्क में होते थे। तो वैसे केस में वहां का जो सर्वर है उस पर रखा हुआ डेटा या किसी भी मशीन पे रखा हुआ डेटा या कोई भी डेटाबेस कुछ भी जो है वहां पे हम बड़ी आसानी से एक्सेस करते थे। अब मान लो पैंडेमिक आ गया, वर्क फ्रॉम होम हो गया, है ना। अब वर्क फ्रॉम होम हो जाने के बाद अब क्या सॉल्यूशन बचेगा कि भाई अब हम कैसे अपने नेटवर्क के डेटा को एक्सेस करें? या तो कोई मेरे को कहीं से शेयर करके दे दे इंटरनेट के हेल्प से, तो वहां से हम एक्सेस करें। लेकिन ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी ऑफिस का नेटवर्क है, उस ऑफिस के नेटवर्क में अगर सर्वर मशीन है तो सर्वर मशीन पे इसी RRAS का इस्तेमाल करके हम VPN सर्विस को कॉन्फ़िगर कर देंगे। जो हमारी VPN सर्विस होगी, VPN का मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल
ऊपर से प्राइवेट नेटवर्क। तो आखिर इस तरह के नेटवर्क की रिक्वायरमेंट कहां दिखती है? तो पब्लिक नेटवर्क के थ्रू। और पब्लिक नेटवर्क का मतलब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है, इंटरनेट। तो जब हम अपने ऑफिस में वीपीएन सर्विस कॉन्फ़िगर करते हैं तो उस कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चीजें होती हैं जिसमें हम यूजर्स डिफाइन करते हैं, जिसमें हम आईपी एड्रेस डिफाइन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके नेटवर्क में, अगर ऑफिस के नेटवर्क में आईपी रन कर रहा है 10.0.0.1 to 10.0.0.1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब उस वीपीएन सर्वर पे मैंने डाल दिया 10.0.0.101 से लेकर के 200। ऑथेंटिकेशन के सारे क्राइटेरिया पूरे कर दिए, सब कुछ। अब क्या होगा, जब वीपीएन सर्विस मेरी कॉन्फ़िगर्ड होगी, कुछ पब्लिक नेटवर्क में और सेटिंग करनी होती है, उसके बाद आप अपने कंप्यूटर पे, चाहे आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, आपके सिस्टम पे इंटरनेट चलना चाहिए और आप सिंपल विंडोज का फीचर यूज करके एक डायल अप कनेक्शन क्रिएट करेंगे, वही नेटवर्क कनेक्शन सेटिंग में जाकर के। और डायल अप कनेक्शन में वो आपसे पूछेगा कि आप किस नेटवर्क को हिट करना चाहते हैं। तो वैसे केस में आप अपने ऑफिस के नेटवर्क को देते हैं, वो हिट करता है उसको, और हिट करने के बाद जो मैंने 10 के रेंज की आईपी वीपीएन सर्वर पे सेट की, उसी रेंज में से एक आईपी आपके मशीन को, दूसरी आईपी दूसरे के मशीन को, तीसरे के मशीन को मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इंटरनेट चला रहा हूं सिंपल अपने कंप्यूटर पे, वीपीएन के लिए डायल अप कनेक्शन बनाया, अपने ऑफिस के नेटवर्क को हिट किया, ऑफिस के नेटवर्क में जो वीपीएन सर्वर था उसके तरफ से मुझे एक आईपी असाइन हुई उसी डायल अप कनेक्शन के ऊपर। वो आईपी एक्चुअल में ऑफिस के नेटवर्क के आईपी रेंज में ही थी, आपको मिल गई, ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो गया, कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। नाउ विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट सर्विस, इंटरनेट आपके मशीन पे चल रही है, अब आप अपने ऑफिस के नेटवर्क के किसी भी मशीन को पिंग करें, रिमोटली एक्सेस करें, वहां पे जो भी डेटा रखी है उसको एक्सेस करें, वो सारी चीजें पॉसिबल होंगी। जब ये सारी चीजें पॉसिबल होंगी तो आपको ऐसा फील होगा जैसे मैं अपने घर या कहीं और लोकेशन पे नहीं बैठा हूं, बिल्कुल ऑफिस में बैठा हूं। जैसे आप ऑफिस में बैठ के काम करते थे, हूबहू आप रिमोट लोकेशन से भी काम कर पाएंगे। ऐसा लगेगा आप एक डेडिकेटेड लिंक से अपने ऑफिस से जुड़े हैं। दिस डेडिकेटेड लिंक और कनेक्शन इज नोन एज वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यानी पब्लिक नेटवर्क के ऊपर प्राइवेट नेटवर्क जैसा फीलिंग। अब इसी चीज को करने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, ब्राउजर्स में सेटिंग होती है, वेबसाइट में सेटिंग होती है, आप बस क्लिक करते हैं और कनेक्ट हो जाते हैं, आपको अपनी मशीन पे डायल अप कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं होती। दिस इज वीपीएन, ठीक है? वीपीएन इज क्लियर? Yes. Yes, sir. ठीक है ना? तो आपके सर्वर पे नेट, वीपीएन, एक और भी होता है, नेट है, वीपीएन है, राउटिंग है, और एक का नाम मैं भूल रहा हूं, कोई बड़ी अच्छी सर्विस है। ये सब कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं इस आरआरएएस में जिसके हेल्प से आप रिमोटली कनेक्ट हो सकते हैं या डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट करा सकते हैं, ठीक है? तो ये सर्विस आपको अनलिमिटेड है दोनों के केस। एक भूल रहा हूं, यस। अब नेक्स्ट पे चलें, थोड़ा सा मिस माइंड हो गया है, इसका फुल फॉर्म भूल गया है, एक मिनट, जस्ट RDS तो ठीक है, IIS कनेक्शन,
यस, और एक था RDS तो ठीक है। देखिए सर, अब बात आती है कि मैक्सिमम आईएएस कनेक्शंस कितने हो सकते हैं। यानी कि इंटरनेट के ऊपर अगर इंटरनेट से कनेक्टिविटी करते हैं तो कितने कनेक्शंस उसमें आ सकते हैं, कितने साइट्स, कितने सर्विसेज की बात होती है। ये कनेक्शंस दरअसल में होता क्या है कि आपका सर्वर जो है वो वेब सर्वर बनने के लायक होता है, उस पर आप वेब सर्वर डिफाइन करते हैं। इसके लिए आईआईएस सर्विस रन करती है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जिसके हेल्प से आप अपने वेबसाइट की होस्टिंग करते हैं। अब बात आती है इस वेबसाइट की कितनी कनेक्शंस हो सकते हैं, तो फिगर आपके सामने है। एट अ टाइम ये इतने एक्सेस दे सकता है। अब इसी में हम और ज्यादा चाहते हैं तो वैसे कंडीशन में हमें अपने एडिशंस पे, मतलब सर्वर के एडिशंस पे कि भाई 16 इतना कैपेबल है तो 19 कितना होगा, और नहीं तो फिर आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग से सेटिंग होगी आपके ओएस में। गेटिंग? यस सर। यस सर। अब आता है आरडीएस कनेक्शन, यानी कि रिमोट कनेक्शंस। रिमोट कनेक्शन हम करते हैं रिमोट डेस्कटॉप सर्विस के हेल्प से। तो रिमोट डेस्कटॉप आपने कभी किया है? रिमोट डेस्कटॉप ये थर्ड पार्टी ओएस का रिमोट डेस्कटॉप यूज करके। यस सर, विंडोज का। हाँ, विंडोज पे। तो रिमोट डेस्कटॉप में एक चीज डिफाइन करने को आता है, कितने यूजर, कितने कनेक्शंस। समझ रहे बात को? तो ये कनेक्शंस हैं आपके 65,535। खैर नहीं होगा तो हम लोग जब सर्वर करेंगे तो उधर आपको दिखाएंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ 64 बिट सॉकेट। अब ये कितने सॉकेट आपके, अगर ये सर्वर आप यूज करते हैं तो आपके मदरबोर्ड के कितने प्रोसेसर सॉकेट ये यूज कर सकता है, यानी आपके मदरबोर्ड पे कितने प्रोसेसर के सॉकेट। नॉर्मली हम लोग की जो मशीन होती है उस पे कितने सॉकेट होते हैं? हम लोग एक सिंगल ही होता है, तब तो हम कोई एक प्रोसेसर ही खरीदने में सोचते हैं कि i3 लगाएं, i5 लगाएं, i7 लगाएं, क्या लगाएं। यस सर। लेकिन आपका सर्वर 64 प्रोसेसर्स तक सपोर्ट कर सकता है, तो 64 प्रोसेसर मतलब 64 सॉकेट भी तो होने चाहिए। तो सिंगल मदरबोर्ड पे, या आप वो मदरबोर्ड, बड़े बड़े मदरबोर्ड होते हैं उस पे आपके 64 प्रोसेसर्स तक सपोर्ट हो सकते हैं, ठीक है। और इन प्रोसेसर्स पे, हर प्रोसेसर पे कोर भी होता है। यस सर। डबल कोर, 4 क्वाड कोर। हाँ, 8 कोर आते हैं। तो ये कोर चाहे जितनी भी हो ये सब सपोर्ट करेगा। अब आपने क्वाड ही लगा दिया, हाँ, तो 64 इंटू 8 कर लीजिए, इतने कोर तक के प्रोसेसर्स को ये सपोर्ट कर सकता है। अब आता है रैम। रैम जो है, रैम आपका सर्वर 24 टीबी तक सपोर्ट कर सकता है। ये रैम की बात है। हम लोग अपनी मशीन में 1 टीबी 2 टीबी की हार्ड डिस्क लगा के खुश हो जाते हैं,
कि चलो ये मेरा इतना Yes, बड़ा sir. storage है। लेकिन सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम 24 टीबी तक रैम ही सपोर्ट कर सकता है, तो बट ऑब्वियस है जहां 64 आपके प्रोसेसर लग सकते हैं तो रैम भी तो उसी तरीके से लगेगा। अदरवाइज कोई भी मिसमैच होता है तो कोई बेनिफिट तो आने को नहीं, आपकी मशीन स्लो ही होगी, Yes, sir. है ना। अब है कि आपका नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम भी विंडोज 8, विंडोज 10, हाँ, ये सब भी सपोर्ट करता है वर्चुअलाइजेशन। और वर्चुअलाइजेशन के लिए आपके पास एक सर्विस होती है जिसका नाम होता है हाइपर वी। देखा है कभी आप लोगों ने अपने कंप्यूटर में? देखा है सर, प्रो एडिशन में होता है, यूज नहीं किया। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, बस देखना ही काफी है अभी। अब वर्चुअलाइजेशन क्या होता है ये तो हम लोग, मैंने ही खुद जिक्र किया आप लोगों के क्लास में। सर हार्डवेयर को वर्चुअलाइज करना है ताकि लगे कि एक और सिस्टम कंप्यूटर यूज करते हैं, कंप्यूटर के अंदर है। हाँ, यानी कि जो हमारे मशीन का जो हार्डवेयर प्लेटफॉर्म है उस हार्डवेयर प्लेटफॉर्म को वर्चुअली डिवाइड करके मल्टीपल मशीन्स को रन कराना, ये मल्टीपल मशीन्स वर्चुअल होते हैं, ठीक है। तो वर्चुअलाइजेशन का इस कॉन्सेप्ट के लिए हमारे ओएस का डिफॉल्ट फीचर है हाइपर वी, लेकिन उसके जगह पे हम लोग हाइपर वी यूज करते या नहीं करते, तो हम लोग यूज कर लेते हैं VMware वर्चुअल बॉक्स। या फिर वर्चुअल VMware बॉक्स, सर। हाँ VMware या वर्चुअल बॉक्स का यूज करके और वर्चुअलाइजेशन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी मशीन में वीटी टेक, अब की जो जितनी भी मशीनें हैं उसमें वीटी टेक्नोलॉजी आपके बायोस में इनबिल्ट होती है। भाई लॉकडाउन में भी पढ़ा रहा है ये सब। कौन सा बच्चा है? कोई जन बताएंगे कौन सा बच्चा है? चलिए ठीक है, बढ़िया। तो वर्चुअलाइजेशन टेक्निक हमारे ओएस में होती है। उस वर्चुअलाइजेशन टेक्निक का यूज करके हम अपने मशीन पे मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स बना सकते हैं, बट स्टैंडर्ड एडिशन के केस में ये वर्चुअल मशीन्स जो है वो आपकी 2 हो सकती है, ठीक है, एज पर लाइसेंस। लेकिन यही अगर हम डेटा सेंटर एडिशन यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको अनलिमिटेड वर्चुअल मशीन्स आप बना सकते हैं। तो डेटा सेंटर एडिशन, बट ऑब्वियस है डेटा सेंटर में, डेटा सेंटर यानी कि क्लाउड, जो कि क्लाउड सर्विस देगी। यस सर। तो यस सर। क्लाउड में हम, यानी कि अगर हम ही लोग सोच लें कि एक डेटा सेंटर बनाना है बिहार में, तो वहां पे मशीन तो हम स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग ले आएंगे, लेकिन उस मशीन को प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए, मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को रन कराने के लिए अगर हम स्टैंडर्ड एडिशन डालते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। तब हमें डेटा सेंटर एडिशन डालना होगा जो स्पेशली डेटा सेंटर्स के लिए बनी है, ठीक है। अब वहां पे हम लोग भी हाइपर वी कॉन्फ़िगर करेंगे, लेकिन हाइपर वी कॉन्फ़िगर करने के लिए योर मशीन शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। खैर, अब एक नेक्स्ट टर्न आता है, वो है सर्वर कैन ज्वाइन अ डोमेन, ठीक है। सर्वर कैन ज्वाइन अ डोमेन। जब डोमेन ज्वाइन करने की बात आती है तो नाउ इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हाट इज डोमेन।
डोमेन आइडिया क्या होता है? किन्हीं को भी? नेटवर्क होता है सर। आईपी एड्रेस को सरनेम में कन्वर्जन करना एंड वाइस वर्सा। नहीं विकास, वो तो डीएनएस का फंक्शन होता है। हाँ, कि डोमेन नेम को आईपी और आईपी को डोमेन नेम में कन्वर्ट करना, वो डीएनएस कहलाता है। लेकिन ये डोमेन नेम कैसे आएगा? तो डोमेन जैसे आप सिंपली बोलते हैं ना google.com, तो गूगल इज द नेम ऑफ अ डोमेन। मिंत्रा.com, amazon.com, ठीक है, सीमेज.इन, तो ये सारे डोमेन हैं। देखो कोई बच्चा है जो अननेसेसरली कुछ डिफरेंट एक्टिविटी कर रहा है, प्लीज अगर तुम्हारा दिल नहीं लग रहा बच्चे पढ़ने में, तो यू कैन लीव द मीटिंग, क्योंकि एक मैच्योर स्टूडेंट को नोबडी कैन फोर्स कि तुम पढ़ो, तुम्हारा तो फाइनल सेमेस्टर हो रहा है। इज इट ट्रू और नॉट? आप लोग अब एक कंपनी संभालने जा रहे हैं, आप लोगों की प्लेसमेंट हो रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें छोड़ दीजिए, तो आप लोग फाइनल सेमेस्टर में हैं, पास आउट करके निकलने वाले हैं। यू ऑल आर गोइंग टू बी ग्रेजुएट वेरी सून। उसके बावजूद इस तरह की एक्टिविटी क्या शुरू करती है? और ऐसा मेरे क्लास में कभी नहीं होता, ये आज ही हो रहा है। अब फुल स्क्रीन देखने के लिए मुझे फिर स्टॉप करनी पड़ेगी शेयरिंग। इस तरह के पढ़ाया हुआ तो समझ ही भी नहीं आ रहा है। हैं